हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑप्शन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, जहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि किसी भी क्रूरता, किसी भी तरह के आपके साथ गलत की गई हरकत जिससे आपको दुख हो, आपको शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की आपके साथ यातना हो, वो क्या है? शोषण है आपका, है ना। तो उसके विरुद्ध जो अधिकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। शोषण तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शोषण किस किस प्रकार के होते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज का शोषण हो सकता है और हर प्रकार का शोषण होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी, तो उनके साथ भी तो जो क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, जो बदतमीजी की जाती है, वो क्या है? क्रूरता जो है वो शोषण ही तो है जानवरों का। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी जानवर को, इवन किसी भी हर किसी जानवर से हर चीज कराओगे, पैसा तो नहीं होगा ना। लेकिन इंसान क्या अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहा है, कहीं जानवरों को बेच रहा है, कहीं जानवरों पर आवश्यकता से अधिक जो बेचारे वो झेल भी नहीं सकते, उससे ज्यादा बर्डन उन पे डाल रहा है, उससे ज्यादा काम उनसे करा रहा है ना। तो ये सब क्या है? शोषण है, ये क्रूरता है कि उनको आप मतलब थोड़ा सा भी इम्पेथाइज नहीं करते हो, कि कर पाते हो ना ही करने की कोशिश करते हो कि उनके साथ जो आप कर रहे हो वो यातना है उनके लिए। यातना है तो उनका शोषण है ना। जैसे इंसानों के लिए है चीजें पेनफुल होती हैं, वैसे जानवरों के लिए है ना, उनके लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर जानवर है, मान लो बोझा ढो रहा है, उसका काम है बोझा ढोना, ऐसा मान लिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हर जानवर से आप हर लेवल का बोझा ढोगे। आपको ध्यान रखना होगा कि किस जानवर की कितनी कैपेसिटी है, आपको उसके डाइट का ध्यान रखना होगा। आपको अगर उसको कहीं चोट लगी है तो उसका ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक जानवर है उसे सिर्फ काम पे काम लिए जा रहे हो, काम पे काम, तो क्या है? उसका शोषण हो रहा है ना, क्रूरता हो रही है। ठीक है, तो बीइंग अ ह्यूमन आपके साथ जो क्रूरता हो रही है, शारीरिक मानसिक या जैसे भी हो रही है, जो यातनाएं अगर आपको मिल जाती हैं, तो वो सब क्या है? आपका शोषण है ना। किसी की भी तरह की क्रूरता वाला व्यवहार आपका शोषण करता है ना। तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे तरह के आपके शोषण हो सकते हैं। तो वो उन शोषण के लिए, उन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, जैसे मानव दुर्व्यवहार, मानव बलात्श्रम का निषेध है ना। जैसे मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार मतलब किसी भी तरह का गलत व्यवहार करना। बलाश्रम जैसे कि बेकार मजदूरी कराना, बिना पारिश्रमिक दिए, बिना पैसे दिए, बिना पेमेंट दिए अगर आपसे कोई काम लगातार कराया जा रहा है तो वो क्या है? वो बेकार मजदूरी तो कहलाएगी। इसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। की एक बंदे को आपने किसी भी रीजन से अपने पास रखा हुआ है, चाहे आपने ये बोल के रखा हुआ है कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे दादा ने तुम हमसे कुछ पैसे लिए थे और तुम्हें बेच दिया था, अब तुम जीवन भर जब तक जियोगे हमारे गुलाम बन के जियोगे, हम जो चाहेंगे वो काम करोगे। ठीक है, ये बंधुआ मजदूरी हो गई कि आप कहीं भी कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं हो, आप मेरे गुलाम बन गए हो। तो ये क्या? बंधुआ मजदूरी, बेगार मजदूरी की आप काम किए जब आपको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, नहीं दिया। पहले के जब समय में होता था कि इंसान काम करता रहता, जब पैसे मांगता था तो उसे पैसे देने से मना कर देते थे। वो लाला और सेठ ऐसे लोग होते थे जो मूवीज वगैरह में दिखा है, वो मना कर देते थे, या फिर 5 रुपए दे देते थे, साइन में अंगूठा ठप्पा लगवा लेते थे, 100 रुपए, ऐसे ऐसी चीजें होती थी, है ना। बंधुआ मजदूरी, बेगार मजदूरी, दासी प्रथा, किसी को अपनी दासी, लड़कियों को दासी बना के रखना, है ना, उनको कुछ और मतलब दासी बना के रखना कि उनको कुछ और किसी और फील्ड में आगे ना जाने देना। उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर काम फिक्स कर दिया जाता था कि ये काम तुम्हारे लिए बना है, तुम इसी काम को करोगी, यही तुम्हारी परंपरा है, इसलिए तुम निभाओगी। उनको और किसी चीज की आजादी नहीं थी। तो ये हो गई दासी प्रथा। जैसे वैश्यावृत्ति हो जाए, लड़कियों को पकड़कर उनको वैश्यालयों में बेचना, उनसे जबरदस्ती वहां काम करवाना, या फिर बच्चों के अंगों को बेचना, है ना, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बेचना, लड़कियों को बेचना, है ना। कई बार महिलाओं को और बच्चों की अपने सप्लाई सुनी होगी कि उनको पकड़ के कहीं से और फिर उनको किसी और देश में सप्लाई कर दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी क्रूरता है, ये शोषण है ना। तो इनके विरुद्ध अधिकार जो बनाया गया अनुच्छेद 23 के तहत, और इसमें संसद ने एक अधिनियम भी बनाया जिसे 1956 अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, संसद ने एक अधिनियम बनाया 1956 और अनुच्छेद 23 में इस बारे में, इसके विरोध के बारे में बातें की गई है, जो अधिकार दिए गए हैं कि क्या क्या अगर कोई, इन्होंने कुछ अधिकार दिए कि अगर कोई व्यक्ति बेगार मजदूरी कराता हुआ पाया जाता है, या 6 या 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराता हुआ पाया जाता है, या
बंधुआ मजदूरी कराता हुआ पाया जाता है, किसी को दासी प्रथा में लाता हुआ पाया जाता है, किसी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में घसीटता हुआ, उनको वेश्यालयों में भेजता हुआ, या किसी बच्चे के या किसी लड़की के ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, या लड़कियां ही सप्लाई कर रहा है, बच्चे ही सप्लाई कर रहे हैं और उनके ऑर्गन्स वापस सप्लाई कर रहा है। तो इन सब चीजों में दंड देने के प्रथाएं बनाएगी, कुछ प्रावधान बनाएगी कि इनको दंड दिए जाए। कौन कौन सी सिचुएशन जो आपको बता दी गई कि अगर ऐसा ऐसा करता है तो ऐसे सिचुएशंस में अधिनियम संसद में जो बना 1956 उसके तहत सजाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो 1956 में अधिनियम बन गया। ये अनुच्छेद 23 है, बेगार मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति और दासी प्रथा वगैरह के लिए कि आप ये सारी चीजें नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, एक ये अनुच्छेद 23 में ये सारी चीजें देखिए थी कि आप बिना पैसे के किसी से काम नहीं कराओगे, आप बंधुआ जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराओगे, आप किसी को ऑर्गन नहीं बेचोगे, आप लड़कियों को नहीं बेचोगे, आप बच्चों को नहीं बेचोगे, ये शोषण है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार अगर सार्वजनिक कार्य के लिए या सेना में सेवा के लिए व्यक्तियों की, नागरिकों की सेवा लेती है तो ऐसे सिचुएशन में सरकार पैसे देने के लिए यानी कि भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगी। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? अपवाद है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो हमें हक मिला हुआ, बेकार मजदूरी नहीं होगी। बेकार मजदूरी यानी बिना पैसे की कोई मजदूरी नहीं करवा सकता है हमसे, कोई काम हमसे बिना पैसे हमको दे, हमारे बिना पेमेंट के हमसे कोई काम नहीं करा सकता है, हमारा शोषण होगा वो अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, हमें अधिकार मिले, 1956 अधिनियम बना हुआ है, 1930 में हमें इसके लिए हक मिले हैं। पर एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि अगर सार्वजनिक कार्य में या सेना में सेवा ली गई नागरिकों की या व्यक्तियों की, ऐसे सिचुएशन में सरकार इनको पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है सिर्फ एक केस में। ठीक है, तो पहला टॉपिक मानव विवाह बलात्कार का निषेध। दूसरा क्या है? कारखाने में बालकों के नियोजन निषेध। आपको अभी पढ़ा दिया ना कि जैसे अगर 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं करेगा। अगर 14 साल से कम वर्ष का बच्चा है तो उसे किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है ना। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो ये दंडनीय अपराध होगा, है ना। तो अधिनियम 1956 कहता है ऐसा, है कि ये दंडनीय अपराध होगा अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे की 6 से 14 साल तो सरकार ने फिक्स कर लिया ना कि कंपलसरी नेसेसरी एजुकेशन है। अगर बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो पढ़ेगा कैसे? इसीलिए उन्होंने बंद किया। अगर यहाँ काम करेगा वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो आप काम नहीं कराओगे, ये बात तय हुई। और उधर पेरेंट्स को कर्तव्य दिया गया कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओगे। और सरकार उन्हें बोलते सभी स्कूलों को कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए बाध्य हो। किसी भी हालात में किसी भी चीज को रीजन बना के अगर बच्चा 6 से 14 साल का है तो आप उसको पढ़ाई के लिए मना नहीं कर सकते हो, चाहे रीजन कुछ भी दो, आप इसको नहीं दे सकते हो, आपको पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कारखाना में बालकों के नियोजन निषेध संबंधी कैसे, इसके बारे में कहाँ बात की गई? अनुच्छेद 24 में कर दी गई है ना, किसी फैक्ट्री, अनुच्छेद 24। ठीक है, अभी अनुच्छेद 23 की बात हो रही थी ना, मानव व्यवहार बलाश्रम का, ये अनुच्छेद 23 कहना है। अब इसमें आ गया अनुच्छेद 24। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे अनुच्छेद आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तो कुछ है। अब अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है कि वही किसी भी कारखाने किसी भी फैक्ट्री में आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं रख सकते, उनसे काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, फैक्ट्री हो, खान हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी नहीं करा सकते हो, ये सीधे सीधे निषेध है। अच्छा, बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम 1986 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अधिनियम बना है? अधिनियम 1986। ठीक है, अनुच्छेद 24 और अधिनियम कौन सा? 1986। इसमें वैसे तो बहुत सारे अधिनियम लागू होंगे। ये अधिनियम कौन सा है जो हमारा 1986 है? ये तो बाल श्रम अधिनियम है ना, बाल श्रम लिख देती हूँ ताकि आपको कोई बाल श्रम अधिनियम प्रतिषेध लिख दूं, वैसे की जरूरत है आपको, समझ आ जाएगा या मैं लिख दूं? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, प्रतिषेध
लिख ही देती हूँ भाई, गड़बड़ ना कर दो कभी तुम। ठीक है, अधिनियम कब बनाइए? 1986 में ना। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत, पाँचम प्रतिषेध अधिनियम है एक है। और भी इसमें कई सारे अधिनियम बने हैं, वैसे इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली काम किया गया है। ठीक है, बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक नियोजन अधिनियम 1938 है ना। सारे अधिनियम लिखवा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है उसके बाद, और आप तो लिख ही लो, हैंड टू हैंड ही लिख लो, है ना। कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम, अधिनियम 1948। ठीक है, बालक नियोजन अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1900 बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ये भी लिख लो, सारे लिख लो। खान अधिनियम, खान अधिनियम, ठीक है, क्या है? 1952 है ना। वेरी सिंपल। अच्छा, वाणिज्य बोध परिवहन अधिनियम 1958, ये मतलब चीजें बताई गई कि अगर इस अधिनियम के तहत आप यहाँ पे बच्चों से काम नहीं करा सकते हो, तो लिखवा देते हो वाणिज्य। बता देती हूँ, देखो सीधा सा मतलब है कि भाषण प्रतिषेध अधिनियम अगर बच्चों से काम कराते हो तो इसलिए। बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना में अगर काम कराते हो 1948, अगर खान होती है ना जहाँ पे कोयला वाला की खाने होती है, जहाँ पे मतलब खुदाई उदाई के काम चलते होते हैं किसी भी मिनरल के लिए, तो 1952 अधिनियम। वाणिज्य वाले में 1958 अधिनियम, भी 2-4 अधिनियम में से और भी होंगे आपके पास। बगान श्रम अधिनियम 1951 है ना, बगान श्रम अधिनियम, बगान श्रम अधिनियम कब है? 1951 है, दिख रहा है? लेट मी चेक फर्स्ट। बगान श्रम अधिनियम 1951, ठीक है। बीड़ी तथा सिगार कर्मकर अधिनियम भी है 1966, बीड़ी तथा सिगार। अच्छा, आपको पता है, एक बात आ गई मेरे को ध्यान, कि जैसे टीवी सीरियल्स में होता है, एक्टिंग की फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में, डांसिंग की फील्ड में, इनमें तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों, वहां पे ये सब निषेध क्यों नहीं है? सवाल आता है, नहीं आता ऐसा कोई। ऐसा माना गया है कि अगर कोई नुकसान नहीं है, इनका मानना, सरकार का जो अभी तक का मानना है वो यही है कि अगर बच्चा किसी खनन का मतलब कहीं मिनरल्स की जहाँ खुदाई हो रही है, खान वहाँ पे खनन के काम में लगा है, किसी फैक्ट्री के काम में लगा है, या किसी वाणिज्य जगहों पे लगा हुआ है, या जल वो क्या होता है समुद्री में कुछ नाव में कुछ काम करता हुआ, डुबकियां लगाता हुआ, मछलियां पकड़ने के ऐसे कुछ रिस्की काम कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हानि है, इसलिए ये काम मना। लेकिन जैसे टीवी सीरियल्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, इन सब में नहीं है, तो उनका ये मानना है अभी सरकार का कि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सिंगिंग डांसिंग कर रहा है ना, तो इससे उसका कोई हनन नहीं हो रहा है, कोई शोषण नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिंग कर सकता है, डांस कर सकता है, इसके थ्रू अर्न करता है। आजकल क्या होता है भाई, जब डांस भी कर रहे हो, एडवर्टाइज भी कर रहे हो, फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो, तो पैसा तो कमा ही रहे हो ना। लेकिन इसको वहां पे काम करने को क्या माना जाता है कि बच्चे की हानि हो रही है, बच्चे को शोषण हो रहा है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एक्टिंग डांसिंग, इनमें तो इनमें उनकी स्किल्स को डेवलप करता हुआ माना जाता है कि ये
डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको अलग तरीके से देखा जाता है। चाहे 14 साल से कम उम्र के बच्चे ही काम कर रहे हो ये इंडस्ट्री में, सीरियल में, मूवी में, गाने में, डांसिंग में, इन सारी चीजों में, तो उनको उस नजरिए से नहीं देखा जाता। ठीक है, तो हाँ 2005 अधिनियम बना था बच्चों के संरक्षण के लिए ना, 2005। ये किस लिए बना है? बच्चों के संरक्षण के लिए बना है कि बच्चों के साथ कुछ भी तरह की गलत चीजें ना हो और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर 2005 अधिनियम बना था। जो क्या कहता है 2005 अधिनियम? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, ठीक है। अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। बालकों के विरुद्ध अपराध जो भी हो रहे हैं ना, उन अपराधों को खत्म करने के लिए ही तो बनाया गया था ये, ठीक है। कोई भी अपराध अगर हो रहा है, अपराधों के खात्मा के लिए, है ना, बच्चों के प्रति अगर कोई अपराध हो रहा है तो उनको खत्म करने के लिए, सीधी सी बात है। अगर कोई बच्चा है उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है तो इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत मतलब वो अपराध जो हो रहे हैं उनको खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे, उनको खत्म किया जाएगा, ठीक है। फिर 2006 में भी कुछ किया उन्होंने। क्या किया? जो बच्चे जैसे घरेलू नौकर वगैरह होते थे ना, घर पे रख लेते थे, घरेलू नौकर उनसे काम कराते थे, चाहे कैसा भी काम कराओ बच्चे से, अपनी सेवा मिले या फिर उनसे कोई और झाड़ू पोछा कराएं, बर्तन मंजाएं, है ना, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको किसी भी तरह का काम पे लगा लें। तो ये नहीं है कि कंपनी फैक्ट्री में आप नहीं ले सकते हो काम, आप घरेलू नौकर के रूप में भी उनको नहीं रख सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि आप उनके साथ ऐसा भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, रिपोर्ट, ये सारी क्या है यहाँ पे? क्या है? 14 साल से उम्र के आप बच्चों से, कम उम्र के बच्चों को नहीं काम करा सकते हो, ना ही होटल में, है ना, ना ही रेस्टोरेंट में, ना एयरपोर्ट पे, है ना। यहाँ पे क्या, अगर वो 14 साल से कम का है तो आप क्या उनसे काम करा सकते हो? घरेलू नौकर से घरेलू नौकर बना सकते हो उनको? नहीं बना सकते हो, नहीं अलाउड हो भाई, नहीं बना सकते हो, नहीं करा सकते हो उनसे आप काम, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? बाल श्रम संशोधन 2016 पढ़ लेते हैं। बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम संशोधन कब आया ये? 2016। बाल श्रम संशोधन, बच्चों के श्रम, बच्चे जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो संशोधन हुआ है उसके बारे में, जो कि 2016 में हुआ है, संशोधन अधिनियम 2000। इसमें क्या कहा गया है? इसने बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया है, ठीक है। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर, चलो पहले कर देते हैं, ये जो क्या था 1986 में एक संशोधन आया था ना, ये रहा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 था ना, इसको संशोधित किया है। इसने मूल नाम अधिनियम का बदलकर क्या रख दिया है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, देखिए ये इसने किया। आपको पता है कि 1986 में जो अधिनियम था उसका नाम था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जिसको बाल श्रम संशोधन हुआ 2016 में, जिसने कि इस नाम को, इस अधिनियम के नाम को बदलकर रख दिया बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ठीक है। क्या रखा? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, है ना। 1986 में मतलब इसने नाम, खाली नाम में तो चेंज किया, अधिनियम हुई है। और कब किया है ये? इस समय किया, 2016 में, ठीक, 2016 में किया। और क्या क्या? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम का नाम बदलकर, है ना, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो आप बता सकते हो कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम रखा गया था, ठीक है। कब किया गया था यह संशोधन? 2016 में किया गया था। वेरी सिंपल, वेरी इजी। कुछ है कोई डाउट ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो?
इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके आपको पता है कि धर्म की स्वतंत्रता के भी अधिकार है हमें, हाँ, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं कैसे। आपको सबको पता है कि हम जो भारत देश में रहते हैं हम लोग, हमें किसी भी तरह के धर्म को, है ना, अपनाने का अधिकार है, उनको मानने का अधिकार है, उनमें आस्था रखने का अधिकार है, उनको अपने तरीके से जो हमारी संस्कृति में लिखा है उनकी तरह से उनका पूजा पाठ करने का अधिकार है ना। तो ये क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के तहत ही तो मिला हुआ है हमको। और तो और हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। हम बता सकते हैं जी हमारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ने ऐसे रक्षा की, हमारे भगवान ने ऐसे राक्षसों को मारा और हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं। मतलब ये क्या है, हमारे भगवान का प्रचार प्रसार है ना। मतलब जो जिस भी धर्म का, मैं अपने भगवान का करूंगी, जो मुस्लिम व्यक्ति होगा वो अपने अल्लाह का करेगा, जो जैन होगा वो जैन धर्म का करेगा। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी, अभिव्यक्ति करने की भी आजादी है ना। ऐसा नहीं सिर्फ आप मानो और चुपके से मानो, ऐसा नहीं है। आप मानो और खुल के मानो, सभी के सामने मानो और सभी के सामने उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, कि वही बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मानने की बात है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सभी धर्मों को मानने का, उनमें आस्था रखने का, उनको भगवान को अपने जो भी मान रखा है, माता पिता, उस हिसाब से उनमें आस्था रखने का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमें धर्म की स्वतंत्रता के तहत मिले हुए हैं। कौन से अनुच्छेद में मिले हुए हैं? अनुच्छेद 35 के तहत मिले हैं। अनुच्छेद 25। हाँ, अभी तक 24 और 23 पढ़ा ना हमने, 23 और 24 पढ़ लिया आज की, और अनुच्छेद 25 हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद तो आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, है ना, क्योंकि हम सारे अनुच्छेद को भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में 12 से 35 तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, 12 से 35 में मूल अधिकार आते हैं, वो हमने ऐसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार मिल गए अनुच्छेद 25 में, जिसमें आप समझ गए कि आपको क्या क्या अधिकार है ना। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, सब बता दिया मैंने। वैसे तो टॉपिक बोलो तो ऐसे लिखवा भी दो। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, मानने का अधिकार, प्रचार प्रसार का अधिकार, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसमें आस्था रख सकते हो, है ना। मानने का मतलब ये, अंतःकरण का मतलब करने से मतलब तो समझा दो। देखिए, भगवान के जो रूप होते हैं ना, उनके साथ अपने जैसे संबंध चाहो वो तुम बना लो। देखिए, किसी, ज्यादातर हम भगवान को क्या मानते हैं, माता या पिता, है ना। तो ये जो संबंध बनाए हैं, ये इसी अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बनाए हैं। कोई लोग क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपना, जैसे द्रौपदी है, उन्होंने अपना भाई बना लिया था, अर्जुन ने उनको अपना मित्र बना लिया था, है ना, और कोई अपने उनको मीरा ने उनको अपना पति बना लिया था। जनरली हम लोग अपने भगवान को पिता समान और माताएं जो है उनको माता बोल देते हैं ना। तो ये हमने संबंध बना रखे हैं ना, कि हमने भगवान को अपना भगवान माना हुआ है, माता पिता माना हुआ है ना। देवी देवता जो है, भोले शंकर को हमने पिता माना हुआ है, पार्वती माता को हमने माता माना हुआ है। ये जो हमने संबंध बनाया है, ये हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही मिलते हैं। इनको मानने का, आप किसी भी भगवान, किसी भी धर्म में किसी भी भगवान को मान सकते हो। आप चाहे कृष्ण को मानो, आप चाहे राम को मानो, आप चाहे भोले बाबा को मानो, ये आपकी आस्था है। तो आपको मानने का अधिकार, प्रचार प्रसार का अधिकार है। आप अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वास के बारे में आप लोगों को बता सकते हो, है ना, आपको अधिकार है। ये भी प्रचार प्रसार का भी अधिकार है। और कौन सा, आचरण का अधिकार है ना, कि आप अपने जैसे चाहो वैसी पूजा पाठ करो। तो ये आचरण ही तो हुआ, आचरण का अधिकार है। आप मानते हो कि भोले बाबा को बेलपत्र पसंद है, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनका आचरण का अधिकार यही तो हुआ। पूजा पाठ का आपको तरीका जो है
वो जो इसमें आता है ना, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, जैन लोग अलग चीज करते हैं, बौद्ध लोग अलग चीज करते हैं, सिख लोग अलग गुरुद्वारे में जाते हैं, सबका अलग अलग है। तो ये क्या आचरण का अधिकार है, कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई बोलेगा नहीं कि भाई आपको ऐसा ही करना है। कोई हमारे देश में ऐसा नहीं कह सकता सभी नागरिक की भाई आप सबको नमाज ही पढ़नी है, या सबको जाके मंदिर में आरती ही गानी है, या आपको गुरुद्वारे में जाके सबको अरदास ही करनी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। जिसका जो धर्म है, जिसको जो फॉलो करता है, उसके हिसाब से आचरण का अधिकार है ना। ये तो बहुत ही इजी था मेरे ख्याल में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 26 के तहत, है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद कौन सा 26 है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, 23 पढ़ा था, अनुच्छेद 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, अब 26 पे आ गए, है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल सीक्वेंस ही चल रही है। इसमें तो याद करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अनुच्छेदों को फटाफट से याद हो जाने चाहिए, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, इसमें जो अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 26 के तहत, जैसे मूर्ति, आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं ना। मूर्ति की स्थापना हम मंदिरों में कर देते हैं, भगवान मान लेते हैं उनके, हम भगवान बना के रखते हैं। मस्जिदों में लोग मस्जिद बना के रखते हैं, है ना। मस्जिदों की स्थापना है, मंदिरों की स्थापना है। तो ये सब क्या है, ये हमें अधिकार मिला हुआ है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ऐसे तो हुई है, एक मंदिर बनाते हैं, एक मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, उसमें जाके हम पूजा पाठ करते हैं अपने, है ना। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। जाहिर सी बात है, जो भी कार्य हैं धर्म विषयक उनको करते हैं हम। धर्म विषयक जो कार्य होंगे, धर्म विषयक कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। जाहिर सी बात है ना कि हमें धर्म विषयक जो भी हमारे कार्य हैं वो हम करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो, जो हमने सीखा है, यज्ञ हो, है ना। मस्जिद में जाके अजान देनी हो, गुरुद्वारे में जाके अरदास देनी हो, ये वो भंडारा चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, ये उनके धर्म विषयक कार्य माने जाते हैं ना। वहाँ पे लोग थालियां साफ कर रहे होते हैं, जूते सही से अरेंज कर रहे होते हैं, बिना किसी छल कपट, बिना किसी झूठे भेदभाव, ऊपर नीचे ऊंच नीच, बिना किसी चीज को सोचे हुए, माने हुए, देखे हुए वो लोग लगे होते हैं सेवा भाव में। तो उनके धर्म विषयक चीजें है ना, वो उनका धर्म है, उनका पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पालन होते हैं, दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, ऐसे मुस्लिम समाज में होता होगा कुछ। सभी जितने वर्ग हैं, जैन में कुछ होता होगा अपना पूजा पाठ का तरीका कि कैसे क्या हमारे कार्य किनको किया जाता है। बौद्ध धर्म में अपना होगा, क्रिश्चियंस में अपना होगा, वो सारे धर्मों का तो धर्म विषय कार्य करने के लिए जितने भी धर्म लोग मानते हैं उन सभी में उनको अधिकार है, ठीक है, कि अपने धर्म विषय कार्य को आप करिए, ठीक है। और क्या अनुच्छेद 25 और क्या कहता है, जो अनुच्छेद 25 है वो तो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दे रहा है ना कि आप ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभवों को अधिकार प्रदान करता है। कैसे, अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को, ठीक है, संप्रदाय, हाँ ठीक, धार्मिक संप्रदायों को आरक्षण प्रदान कर रहा है। क्या है इसका मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है।
उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को के कुछ अधिकार दिए संप्रदायों अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवाद की बात करें, है ना, कि आप लोगों को बांटने की बात करें, वो मतलब नहीं है इसका, सांप्रदायिकता फैलाने का मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जो इसमें बात है थोड़ी सी अनुच्छेद 26 से 26 से ही मिलती जुलती है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 26 में जैसे बातें करी गई थी ना, जो ये चीजें, ये वाली बातें करी गई थी, अंतःकरण मानने का, प्रचार प्रसार का, इससे ही थोड़ी सी रिलेटेड चीजें हैं। जो कह रहा है अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है, बेसिकली, ठीक है। सामूहिक धार्मिक रूप से रक्षा करता है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्तिगत की बात हो रही है, इतना सा फर्क है कि ये व्यक्तिगत तौर पे हो रही है, पूरा सामूहिक तौर पे हो रहा है ना, संप्रदाय बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ग्रुप है ना, एक समुदाय, एक संप्रदाय शामिल इसमें। ये व्यक्तिगत तौर पे कही गई है बात, और ये जो है इसमें ग्रुप शामिल है। लिख दूं क्या, इसमें व्यक्तिगत है सारा, एक पर्सनल बंदे की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बंदे की बात हो रही है, और इसमें जो आती है ये पूरे समूह की ओर, सामूहिक बात है इसमें। बस इतना सा फर्क समझ लीजिए आप। पर इनको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी ऐसा करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप से कर सकते, इनको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, तब ये वाली चीज अप्लाई होगी, सांप्रदायिक वाली, है। इनको कुछ शर्तें जो पूरी करनी है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं। ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, जाहिर सी बात है क्योंकि सामूहिक है, जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। देखिए इसमें सामूहिक की बात है, तो पहली शर्त तो ये हो गई, ये समूह होना चाहिए, है ना, समूह हो जिनमें विश्वास हो, सबका विश्वास एक जैसा हो, है ना। अंत जो विश्वास है वो सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे का हो दूसरे का फोर्सफुली ला रहे हो, ऐसा नहीं। जो आपके समूह में शामिल है उन सबका विश्वास समान होना चाहिए। वो सब इस बात को, जिस भगवान को, जिस धर्म को, जिस बात पे आप मान रहे हो उसको वो पूरा समूह मानता हो, ठीक, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, है ना। सामान्य संगठन हो, बिल्कुल भाई सही बात है। इनका जो लक्ष्य हो वो भी तो सेम हो। ग्रुप में अगर है तो सामान्य ही होना पड़ेगा ना, ग्रुपिज्म थोड़ी हो पाएगा, फिर तो एक व्यक्तिगत चल रहा है। सामूहिक के तौर पे ये जो अधिकार है वो ऐसे कुछ हैं जिनको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, विशिष्ट नाम बनाए हुए ना लोगों ने, ग्रुप्स आप लोग सुनते रहते हो, न्यूज में आते रहते हैं, तो वो यही वाले हैं। जो बहुत सारे ग्रुप आते हैं जो न्यूज में चर्चित रहते हैं ना, वो यही है, वो ये शर्तें फुलफिल करते हैं, तभी वो ये हैं जो जिनके बारे में आता है न्यूज में ज्यादातर, ठीक है। फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हो गई। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समय, आपको पता है ना कि पहले अकबर के समय में कर लिया जाता था, कौन सा कर बोलते थे उसको, मेरे को एकदम नाम याद नहीं है ना, जजिया, शायद जजिया है ना। वो होता है कि अपनी जो इनकम है उसका कुछ परसेंट आपको एज टैक्स देना होगा, जो कि धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक और क्वेश्चन था कि ऐसा एक पहला हिंदू व्यक्ति कौन था जिसने ये वाला कर दिया था और उसको स्वीकार किया था। आई थिंक तानसेन थे, मतलब मेरे को श्योरिटी नहीं है, एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ, मैं भूल गई ना, बट ऐसा कुछ भी हुआ है कि जो ऐसा एक क्वेश्चन था कहीं पे कि पहला हिंदू व्यक्ति जिसने कर को अपनाया और किया था, ठीक है। तो एक कर की प्रावधान किया गया था कि जो आपकी इनकम है उसका इतना परसेंटेज आपको धर्म के नाम पर निकालना होगा, ठीक है। वो धर्म के काजों में खर्च किए जाएंगे, बेसिकली ये बात है। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं फटाफट से हम, जो क्या है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। तो उस कर से अब इनको स्वतंत्रता मिल गई है, तो इसलिए स्वतंत्रता, वरना पहले समय में ऐसी चीजें थी, ऐसी बातें थी कि आपको कर देना पड़ता था धर्म के नाम पर, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है। पहले मैंने बताया ना कि जैसे मैंने पढ़ा था
कि अकबर के समय में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ये क्या रही थी, प्रथा स्टार्ट करी थी कि कुछ पैसे आपको जमा करने पड़ते थे धर्म के नाम पर, जो कि विशेष धर्म के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए या उसमें कुछ भी करने के लिए, कोई भी कामकाज करने के लिए वो पैसे खर्च किए जाते हैं। तो आपको धर्म के लिए कर देने से मुक्ति, है ना। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है आपको, कौन कह सकता है? ये अनुच्छेद अपने आप ही आगे लगा लो, 26 पढ़ लिया तो अनुच्छेद 27 ही कहेगा ये बात तो, है ना। अब इसमें अनुच्छेद 27 में क्या कह रहा है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार या किसी भी काम काज को पूरा करने के लिए आपको अपनी आय का टैक्स के नाम पर कोई भी पैसा नहीं देना है। मतलब धर्म से रिलेटेड, धर्म के कामकाज के लिए कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, जिसको लेकर सरकार किसी विशेष धर्म के कार्य पर खर्चा करे। मान लो कि मेरी इनकम है और मैं कर दे रही हूँ, देखिए टैक्स तो अभी हम सब लोग दे रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर खर्च भी होते हैं, है ना, एवरीबॉडी इज पेइंग टैक्स, और वो खर्च भी होते हैं सार्वजनिक चीजों पे, चाहे वो ट्रेन बन रही हो, चाहे वो शौचालय बन रहे हो, चाहे वो रोड बन रही हो, है ना, चाहे लोग हायर हो रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, तो क्या गवर्नमेंट कैसे पैसा बनाती है? ऐसा कुछ तो है नहीं, जो हम पैसा पे करते हैं उन्हीं से सब कुछ उनको पूरे को खर्च करती है, ठीक है। तो लेकिन हमारा दिया हुआ पैसा किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार या फिर उसके कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। मतलब हमें कोई ऐसा टैक्स देने की जरूरत नहीं है जो धर्म के नाम पे लिया जाए कि इस धर्म के विशेष कार्यों में खर्च करने के लिए आपको अपनी इनकम में अलग से कर देना है, अलग से टैक्स देना है। तो इस प्रथा को यहाँ पे समाप्त किया गया। किसने किया? अनुच्छेद 27 में किया, है। अभी जो हम टैक्स देते हैं उसको कोई हम धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति कर नहीं देता है। पहले ऐसा होता था कि धर्म के नाम पे आपसे एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था, जो धर्म के किसी विशेष कार्य के लिए खर्च किया जाता था। पर ये वाली चीज खत्म करी गई है अनुच्छेद 27 में। ये छोटी सी बात है बिल्कुल। आप पढ़ेंगे धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, पढ़ने से कुछ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। स्वतंत्रता पढ़ने से समझ आ रही है कुछ बातें कि ये कहना क्या चाह रहा है अनुच्छेद 28। अब आगे का अनुच्छेद का आइडिया खुद ही लगा लोगे फटाफट से कि कौन सा अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। फिर भी मैं लिख देती हूँ कौन सा अनुच्छेद कहेगा अभी बात। 28। गुड। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मतलब तो सीधे सीधे समझ आ रहा होगा आपको। ये कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, जैसे कि आपको अगर कोई सार्वजनिक स्थान है ना, तो वहां पे जो पढ़ाई जो शिक्षा हो रही है वो किसी विशेष धर्म के बारे में ना हो। बेसिकली बात ये कहने की है कि अगर जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थान है वहां पे क्या हो कि किसी विशेष प्रकार के धर्म की शिक्षा ना दी जा रही हो, है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक विशेष धर्म के बारे में वहां पे पढ़ाई करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म कोई भी हो। ऐसा ना हो कि किसी, अगर वो सार्वजनिक स्थान है, ऐसे भी हैं जैसे कि जिनका कार्य उसको संभाल कौन रहा है, राज्य संभाल रहा है, लेकिन उनकी स्थापना बहुत पहले से हो रखी है। जैसे कि मदरसा है, मदरसा में क्या होता है, मुस्लिम धर्म की जो पढ़ाई है, मतलब जो भी है वही पढ़ाया जाता है ना, और बाकी चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती है। पर इस पे रोक नहीं है, हालांकि इसका संचालन तो राज्य देखता ही है ना कि क्या मदरसे जो भी चीजें उनका देख रेख तो राज्य करता है, पर कि इनकी स्थापना बहुत पहले से हो रखी है मदरसों की, है ना, तो उनको इन पे वो कुछ नहीं बोलता है। हालांकि जो टॉपिक है वो ये है कि किसी विशेष धर्म की, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकता। वो मदरसा उन्होंने एक संस्थान बना रखा है, वहां पे वो पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ाते हो वो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पे आप किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं पढ़ सकते हो। ये
कहना है इसकी अनुपस्थिति, यानी कि इसका शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि इसकी अनुपस्थिति है, उपस्थित होने से स्वतंत्रता इसका मतलब अनुपस्थिति। ठीक है। राज्य में मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है। कोई भी ऐसी शिक्षा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आओ भाई ये संस्थान है, यहाँ पे तुमको किसी को भी बाध्य, जिसकी इच्छा हो आए शिक्षा ले, जिसकी इच्छा हो। आप किसी के लिए बेसिकली इसके लिए आप फ्री एंड कंपलसरी या फिर कंपलसरी एजुकेशन नहीं बना सकते हो। जैसे शिक्षा का जो अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए आप उसे कंपलसरी एजुकेशन नहीं बना सकते हो, किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात कहने की कोशिश की जा रही है इसमें बस। तो अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। कैसे? अनुच्छेद जो 28 है वो 4 शैक्षणिक संस्थानों के बारे में कुछ बता रहा है, उसको पढ़ते हैं जरा। क्या संस्थान है ना, इसके हिसाब से 4 शैक्षणिक संस्थान हैं अलग अलग। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला, ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह रखरखाव राज्य करता होगा। एक तो ऐसे संस्थान होंगे रखरखाव कौन करेगा? पूरी तरह राज्य करे, सिर्फ और सिर्फ राज्य के अंडर आया जो पूरी तरह राज्य करे। चलो पूरा लिखते हैं। एक तो ऐसे संस्थान होंगे जो पूरी तरह राज्य के अंडर आते हैं, उनका सारा कामकाज राज्य संभालता होगा, सारा कामकाज राज्य देखता होगा कि किसमें क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये एक संस्थान तो ऐसे हो गए। दूसरे संस्थान कौन से हैं आपके? ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। सीधी सी बात है, जिनकी कार्य मतलब ये रखरखाव तो राज्य करे, वही मदरसे वाली बात, जैसे ये रखरखाव राज्य करे लेकिन विन्यास जो उनका हुआ हो किसी, जो विन्यास हुआ हो, जो उनकी स्थापना हुई हो, जो उनका बनाया गया हो, है ना, वो मतलब जो स्थापना हुई किसी विन्यास के तहत हुई हो बेसिकली। है रखरखाव राज्य कर रहा है, इसमें तो टोटल सारा कुछ रखरखाव पूरी तरह से राज्य कर रहा है। इसमें क्या है, रखरखाव तो राज्य कर रहा है लेकिन जो स्थापना हुई है वो किसी विशेष विन्यास के तहत हुई है ना, विशेष विन्यास लिखो, विशेष विन्यास के तहत पूरा लिखती हूँ भाई। क्या स्थापना, स्थापना कैसे हुई हो? विशेष विन्यास के तहत। आई बात समझ में? इसको नहीं है जो जिनका रखरखाव राज्य करता हो लेकिन उनकी स्थापना विशेष विन्यास के तहत हुई हो। क्लियर है? या तीसरे कौन से होंगे? जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे, है क्या होंगे? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तीसरे हो गए। चौथे भी संस्थान है जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो, जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करें। दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब, अभी भी है पढ़ाना तो है ना, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करे, चौथे संस्थान ऐसे हो गए। ठीक है, ओके। अच्छा, अनुच्छेद 29 पढ़ लें। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29 पढ़ते हैं फटाफट से। अल्पसंख्यकों के हितों
संरक्षण ऐसे स्कूल में पढ़ते ना, का खा गा बस होगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक से क्या समझते हैं आप लोग, बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हो, सीधी सी बात है, जो संख्या में कम हो उनको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। किसी भी जगह पे जो संख्या में कम है व्यक्ति, तो जिस भी समाज के, जिस भी धर्म के, तो उनको क्या बोल देते हैं, अल्पसंख्यक। ठीक है, तो उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ चीजें, अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 29, ये अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए। अभी अनुच्छेद आपको क्या कह रहा है, जान लेते इसको फटाफट। अनुच्छेद क्या क्या बंद कराता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो भी संस्कृति है, जिस भी भाषा में वो बोलता है, जिस भी लिपि में वो लिखता है, जिस तरह का उसका खान पहन है, जिस तरह का उसका रहन सहन है, जिस तरह के उसके कपड़े हैं, जिस तरह के उसके रीति रिवाज है, जिस तरह की उसकी परंपराएं हैं, उन सभी में छेड़छाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। उनको अपनी ये संस्कृति चलाने का, उनको बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है। सीधी सी बात है, उसका संरक्षण हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये संख्या में कम है और तो उनकी परंपराओं को बोलो कि ये ठीक नहीं है, ये मत करो, तुम ये ज्यादा संख्या वाले, हमारी ये है, तुम इसको फॉलो करो। नहीं भाई, अगर वो संख्या में 4 है तो वो अपनी जो भी संस्कृति है, संख्या में 4 है तो फिर भी वो अपनी ही संस्कृति का पालन करेंगे। अपन उनको अधिकार है कि वो अपने ही कपड़े, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है उसको ही कंटिन्यू रखें, उनकी जो परंपराएं हैं उनको ही निभाएं, उनके जो संगीत है वो उन्हीं को गाएं, उन्हीं को सुने, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे जैसे भी, उनको अपने पूरे पूरे अधिकार हैं, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपने धर्म, अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपने कपड़े, सबको मानने का, सबको आगे तक कंटिन्यू बनाए रखने का। ठीक, उनको ये इस बात का पूरा अधिकार है। इसमें लिखाने जैसे तो कोई बात मुझे लग नहीं रही, तो मैं शायद ना लिखूं। ठीक है, वैसे ऐसा तो ये अल्पसंख्यकों का विशेष तौर पर संरक्षण दिया, क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि इनको दबाया जा सकता है, वरना ये बात तो सारी बहुसंख्यकों पर भी लागू होती है। बहुसंख्यकों को कौन सा ये है कि आप उनकी रीति रिवाज और रिचुअल से, संस्कृति से, रहन सहन से, लिपि से, भाषा से उनको आप प्रतिबंधित कर सकते हो। पर तो बहुसंख्यकों को भी नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस नहीं कर सकते हैं, पर अल्पसंख्यकों को करा होगा या करने की उम्मीद रही होगी कि कोई उनको कर सकता है, कमजोर पड़ सकते हैं अल्पसंख्यक, तो इसलिए उन्होंने पहले ही संरक्षण कर दिया कि भाई इन चीजों के तहत तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा करने की सोचना भी मत। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार दे दिया भाई। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। लिखूं तो देती हूँ, लिखो। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है ना भाई, कोई भी अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो भाई, कर सकता है, जिसको पढ़ाना हो, पढ़ना हो। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। प्रशासन किसी भी अधिकार से उनको वंचित थोड़ी किया जाना है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, पता नहीं ये सब बोलते ही क्यों अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी को भारतीय क्यों नहीं बोला जाता है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अगर ये जात पात और ये फालतू चीजें हुई ना, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आएगा कहां से? अगर आपको कास्ट का कुछ है ही नहीं सीन कि ये इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के हैं, तो आप उनको अल्पसंख्यक कैसे बोलोगे? बोलने का वही नहीं रहेगा। लेकिन फिर हमें आजादी भी तो है ना जाति पाति धर्म भेदभाव को मानने की। ठीक है, अनुच्छेद 30 जाहिर सी बात है, इसमें जो बात होगी वो अनुच्छेद 30 है ना। अनुच्छेद 30 इसमें जो बात करेगा वो कौन करेगा? अनुच्छेद 30 ही तो करेगा। लगातार अनुच्छेद पढ़ते आ रहे हैं, फटाफट से 35 तक पढ़ना है। अनुच्छेद क्या कह रहा है? चाहे वो भाषा हो,
चाहे उसका रंग रूप किसी भी आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। ये तो बात होगी अल्पसंख्यकों के लिए, उनको शिक्षा में शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का या शिक्षा में प्रवेश लेने का दोनों का ही हक है, दोनों का ही अधिकार है ना। चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन कौन से अधिकार दे रहा है? पहला अधिकार तो यही हो गया कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना, ठीक है। क्या अधिकार मिला है इसको अनुच्छेद 30 के तहत कि अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हो, चाहे आप भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक हो या जातीय तौर पे अल्पसंख्यक हो। इस बात से कोई भी फर्क किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए और ना ही पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं होंगे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ भाई, 1978 संविधान संशोधन, जिसमें 44वां अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ है। 44वां संशोधन हुआ है, कब हुआ है? 1978 संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, ठीक है। अगर वो पूछ ले कब हुआ, 1978 में हुआ, कौन सा हुआ? 44वां हुआ। देखिए ऐसा बोला गया है कि राज्य द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक जो संस्थान होंगे उनकी क्षतिपूर्ति, जैसे होता है ना कि कई बार कि इस चीज को हम ले लेते हैं, कई बार पब्लिक जमीनों को कई बार ऐसा होता है ना, पुल बनाने के लिए कुछ करने के लिए सरकार क्या करती है, अगर लोगों के खेत आ रहे होते हैं बीच में, हाईवे बनाना है उनको एयरपोर्ट बनाना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि उन जमीन को लेके और उनको उसके बदले में उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। पर जो ये वाले संस्थान होंगे ना, इसको तोड़ के इसको अपने लेके उसकी क्षतिपूर्ति की जगह पे पैसे देके आप नहीं कर सकते, ये वाली सुविधा इसके लिए यहाँ पे नहीं है। ये 44वां संविधान 1978 के तहत इसको जोड़ा गया, फिर ये बात क्लियर हुई, ठीक है। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। आर्थिक सहायता से किसी भी तरह की सहायता अगर राज्य कर रहा है ऐसे संस्थाओं में, तो कभी भी ये देखकर विभेद यानी कि भेदभाव नहीं करेगा कि ये तो अल्पसंख्यक संस्थान है या अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया संस्थान है, उसके लिए सभी इक्वल होंगे, अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक बोथ आर इक्वल इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये मान के चलना है कि चाहे अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, वो हर तरह से समान है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, पर ठीक है अगर जाति और भाषा के धर्म के नाम पर उनको अल्पसंख्यक माना गया है तो हमें इसी तरह बोल के पढ़ाना पड़ेगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए जो अनुच्छेद बनाए जा रहे हैं, उन अनुच्छेदों के तहत 1978 में संविधान संशोधन 44वां होता जो कि ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं है कि उनकी संस्थानों की क्षतिपूर्ति के लिए आप उनको रकम देके उनकी संस्थाओं को किसी भी तरह से अधिग्रहण कर सकते हैं। Are you getting my point? आपको पता है संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो पता ही है ना क्या है, पढ़ चुके हैं पहले, अनुच्छेद 32 दे देगा आपको, संविधान उपचारों का सिद्धांत पहले भी बता चुके हैं। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सभी लोग जानते हो, पहले भी पढ़ा चुके हो, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है ना, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत।
सबको पता चल गया है, अब तक हमें समझ आ गया है कि जो संवैधानिक उपचार हैं, जो अनुच्छेद 32 है, बेसिकली अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जो मूल अधिकार हैं वो तब तक बेकार है, तब तक अर्थहीन है, शक्ति विहीन है, तर्कहीन है, कोई लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल है ना। कैसे? अगर कोई मशीनरी नहीं है, कोई इन पर काबू करने वाली, कोई इनको लागू करने वाली, कोई इन पे कोई प्रावधान बनाने वाली, either the condition is bad or good। ठीक है, और तुम्हें भी? अच्छा, चलो ठीक है। either the condition is good or bad। तो कैसी सिचुएशन, अगर आपने बोल दिया मूल अधिकार है भाई, लेकिन मूल अधिकार को कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर उनको इम्प्लीमेंट का कोई तरीका ही ना हो, है ना। तो अनुच्छेद 32 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है। और इसमें ये भी बोला है कि अनुच्छेद 32 को संशोधित नहीं किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने बोला ये हृदय है, संविधान का हृदय है अनुच्छेद 32। 35 कहां से आ गया? अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय है, संविधान का दिल है भाई, संविधान की आत्मा है। कैसे? क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो संविधान में इसका उपचार है, आप न्यायालय जाएंगे। और जो अनुच्छेद 32 है इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। नोबडी कैन चेंज दिस अनुच्छेद, दिस article, right? Article 32 cannot be changed anymore. Are you getting my point? Nobody can change this. Either it's संसद or न्यायालय, nobody can. So संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है। अगर कहीं पे भी छेड़छाड़ हो सकती है पर इसमें संशोधन नहीं किया जाता। आपको पता है कि आपको संशोधन मिलते रहते हैं, आए दिन संशोधन होते रहते हैं। अब तक हमारे पास कितने 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद 32 है इसमें आपको संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी को संविधान की आत्मा कहा है। तो कुछ रीजन होंगे जिनके तहत इनको संविधान की आत्मा कहा गया है हम क्योंकि इसके बिना क्या हो जाता है, इसके बिना जो संविधान है वो तो अर्थविहीन है भाई। अगर कोई लागू करने वाली मशीनरी नहीं है तो आप चाहे 1000 अधिकार बना दो भाई, उनको फॉलो कौन करेगा? अगर उनके लिए कोई दंड के नियम नहीं है, उनके लिए कुछ नियम और कानून ही नहीं है तो उनको फॉलो कौन करेगा? आप 1000 नियम बना के रख लो, कौन मान रहा है? अगर आप ऐसे मान लो आपने नियम बनाया, जैसे भारत देश में हमारे बोला गया है कि भाई आप नोबडी कैन स्पिट ऑन द रोड बट स्टिल पीपल आर डूइंग द सेम। हाउ? क्योंकि वहां पे कोई पनिशमेंट का रूल नहीं है ना, स्टिल कोई पनिशमेंट का रूल नहीं है तो बंदा करता है। बोल देते हैं कि आप पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हो, लाइक आप कूड़ा फेंक नहीं सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट रूल ही नहीं है तो कोई क्यों फॉलो करता है? आपने इतना अवेयर होने के बाद, इतने जानने के बाद भी हम देखते हैं लोग बॉटल फेंक देते हैं, लोग पॉलिथीन फेंक देते हैं रोड पे, लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारे पास देखो कचरे का बना रखा है, ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला, लेकिन लोग फिर भी कुछ भी किसी में भी डाल देते हैं। कौन इतना देखता है कि किस में कौन सा कचरा डालना था? क्यों? क्योंकि उस पर हमारे पनिशमेंट नहीं है ना कोई भी अभी कि आपने ये किया, चलो चलो जी फाइन भरो। अभी ऐसा होगा तो क्या भरे, बंदा सोच के डालेगा फिर उसमें किस में कौन सा कूड़ा डालना है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जो संविधान उपचारों का सिद्धांत है जो अनुच्छेद 32 से तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे बनाया गया ना, ये छोटा सा एग्जाम्पल देता है कि बिना कानून के हम छोटी सी बात नहीं मानते तो बड़ी बड़ी बातें हम क्या ही मानेंगे बिना कानून के ना। नैतिकता से हम दूर हैं बहुत ज्यादा, नैतिकता से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहा है अब हमें लगता है ना। नैतिक कौन है? जो सर पे कानून बन के बैठा है, बिल्कुल पनिशमेंट वाला वो चीजें हम माननी पड़ती है कि हमारे जेब से पैसे ना चले जाए, हमें जेल ना हो जाए, वरना फिर हम कहाँ कुछ मान रहे हैं। क्रूरता पे क्रूरता कर रहे हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, हिंसक व्यवहार कर रहे हैं,
तो ये सब हम नहीं मानते क्योंकि कोई पनिशमेंट का हमारे पास प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे थे? संविधान की अपना कहा गया, ये पढ़ लिया है ना। इस तरह संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हमें बता देना कि इसको संविधान संशोधित नहीं किया जाता है, इसके बदला नहीं जा सकता है। बदला नहीं जा सकता ना, बदला नहीं जा सकता। इसके 4 प्रावधान हैं, 4 प्रावधान। ठीक है, क्या प्रावधान हो सकते हैं इसके? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। भाई देखो, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए है ना, समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। अगर जो मूल अधिकार है उनमें कोई परिवर्तन चाहिए, मूल अधिकार में परिवर्तन चाहिए, तो कहाँ जाओगे भाई? किसके पास जाओगे? गुहार लेके न्यायालय के पास ही तो जाओगे, है ना। क्या है, हमने पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई कानून बनता है, ठीक है, तो संसद ने कोई कानून पारित किया तो उसमें कोई क्या विघटन डाल सकता है ना, नहीं डाल सकता, लेकिन न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। अगर न्यायालय को लगता है कि इस कानून के बनने से, इस कानून के लागू होने से नागरिकों के हित की रक्षा नहीं हो रही है या उनका अहित हो रहा है, तो क्या करेगी न्यायालय उसकी अवमानना करेगी, न्यायालय उस बात को मानेगी नहीं। ठीक है, वो हस्तक्षेप करेगी, वो मना करेगी कि ये कानून नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। एक्सेप्ट न्यायालय, नोबडी कैन चेंज दिस, नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट दिस रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय संसद, है ना। सो पहले तो यही बात हो गई। उच्चतम क्या परिवर्तन है, अगर कुछ उनको मूल अधिकार में परिवर्तन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय। देखो प्लीज राइट इट डाउन, जैसे कि लिखना। अब ये परिवर्तन और न्यायालय से आपको शायद समझना है, जब आप रिवीजन करें तो आपको प्रॉपर लिखना होगा कि अगर मूल अधिकार में पर, जैसे मैं बोलती हूँ 4 बार बोलती हूँ, तब एक बार लिख तो सकते हो ना। मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए अगर आवेदन करना है तो कहाँ किया जाएगा? न्यायालय में किया जाएगा ये। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, भाई सबको पता है ना। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल है। मूल अधिकारों के द्वारा कुछ भी आदेश देने होंगे तो कौन देगा? न्यायालय आदेश देगी ना, आदेश देने का अधिकार है। रिट रिट जारी करने का अधिकार है। आप समझते हो ना, रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? देखो, रिट हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना, अधिकार परीक्षा ये भी आता है इसमें, परमादेश वगैरह, ये रिट है ना। रिट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? वो सारे अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, और क्या आता है? अध्यादेश, अध्यादेश आता है, परमादेश आता है ना। तो क्या है आपको? न्यायालय को आदेश है ना, आदेश देने का अधिकार है ना न्यायालय को। भाई न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च है वो, सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, वो सच में सर्वोच्च है भाई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपेक्षित, उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जाने के जो अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है भाई। आई बात समझ में? निलंबित नहीं किया जा सकता है। कितनी बातें हो गई? ये 3 हो गई। चौथी बात क्या है? हाँ, संसद को शक्ति प्राप्त है ना, संसद को शक्ति प्राप्त है कि न्यायालय को, किसी भी न्यायालय को, है ना, संसद को शक्ति प्राप्त है ना, कि वो किसी भी न्यायालय को
यानी कि किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है, रिट जारी करने की, बेसिकली बार बार इंग्लिश में रिट लिख रही हूँ अभी गलत स्पेलिंग के साथ, रिट जारी करने की। ठीक है, रिट जारी करने की संसद को शक्ति है ना, न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे ना, ये वाली शक्ति किसको है? शक्ति संसद को है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल में। अब रिट जान लेते हैं कि रिट है क्या, रिट प्रकार एवं क्षेत्र की है क्या चीज। रिट जो कर रहे हैं, रिट जारी करेंगे, रिट जारी करेंगे, रिट है क्या एक्चुअली में, ये जानने की कोशिश करना है। रिट प्रकार एवं क्षेत्र, रिट के प्रकार क्या है, रिट के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। रिट जारी करना सुना होगा आप लोगों ने, रिट जारी हुआ है ना। तो रिट भाई शब्द जो है ये है क्या एक्चुअली में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। आपको सबको पता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जानते हो? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना, इनको क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है ना। रिट जारी करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ये दोनों क्या है, ये रिट जारी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कौन से उसके तहत कर सकते हैं, तो पढ़ लो। ये उच्च न्यायालय का 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत कौन रिट जारी कर सकता है? आपको उच्च न्यायालय कर सकता है ना, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, 32 के तहत, और ये 226 के तहत अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर देगा और 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय रिट जारी कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। ठीक है, पहले क्या था कि केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते थे, है ना, कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता था, है ना। पहले क्या था कि केवल उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ही रिट जारी कर सकते थे, इसके अलावा कोई रिट जारी करने का न्यायालय अधिकार नहीं रखता था। लेकिन 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था, है ना। 1950 से पहले 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मद्रास, मुंबई रिट जारी करने का अधिकार है ना। पहले क्या था, 1950 से पहले क्या था कि आपको या तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर कोई और न्यायालय जारी नहीं करेगा। 3 न्यायालय थे जो कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये तीनों थे जो जारी कर सकते थे रिट 1950। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत 1950 के बाद ऐसा प्रावधान आया कि जो उच्च न्यायालय है वो भी रिट जारी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? या एनी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो इस सवाल से रिलेटेड, अभी पूछ लो, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है। लेकिन 1950 से पहले क्या था कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही आपको रिट जारी कर सकता था, उच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता था रिट। लेकिन
उस समय भी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 ऐसे न्यायालय थे जो रिट जारी कर सकते थे। लेकिन 1950 में क्या हुआ, 1950 में के बाद में 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भी अब आपको रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है भाई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट 3 प्रकार से भिन्न है। उच्चतम जो न्यायालय है उच्च न्यायालय ये रिट भिन्न भिन्न है भाई। ठीक है, हाउ हाउ और हाउ 3 तरीके से भिन्न है ना। इनका रिट अब भाई अलग अलग है ना, उच्चतम न्यायालय अलग है, उच्च न्यायालय अलग है, तो उनका रिट जारी करने का कुछ तो प्रावधान होता होगा ना जो अलग होगा। उसी के बारे में देखते हैं कि समझ आए क्या है, क्यों है, कैसे अलग है ये दोनों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करेगा, है ना, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय खाली मूल अधिकार को लेकर करेगा रिट जारी, मूल अधिकार को लेकर करेगा, जबकि जो उच्च न्यायालय है ना किसी भी उद्देश्य को लेकर कर सकता है। सिंपल सी बात है। उच्चतम न्यायालय आपका रिट तब जारी करेगा जब आपकी कोई बात मूल अधिकार से रिलेटेड होगी, तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय आपको किसी भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। देखिए, ये पहली बात है। ठीक है, तो किसी अन्य उद्देश्य का मतलब है कि कोई भी सामान्य बात हो, कोई भी सामान्य, मूल अधिकार बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, तो मूल अधिकार में उच्चतम न्यायालय, और जो कोई भी और सामान्य बात हो, कोई भी अन्य तरह की बात होती है, उसमें उच्च न्यायालय आपको रिट जारी कर देगा। ठीक, दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, है ना, उच्चतम न्यायालय भाई बहुत बड़ी चीज है ना, आप जानते हो। उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति या सरकार के प्रति भी कर सकता है रिट जारी, है ना, जबकि ये लोग क्या करेंगे, राज्य या राज्य के व्यक्ति के, राज्य या राज्य के व्यक्ति, है ना। अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय इवन सरकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए रिट जारी कर सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर जो उच्च न्यायालय है वो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति का केस होगा, जिस व्यक्ति का मैटर आया होगा, उसको रिट जारी करेगा, या उस राज्य को, उस जगह उस राज्य अगर दूसरे राज्य का है तो उस राज्य के व्यक्ति को कर देगा, लेकिन अपने राज्य का इसमें हक है वैसे तो अपने राज्य का करेगा, या अगर किसी और राज्य के व्यक्ति का है तो ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को रिट जारी कर सकता है। पर जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी को भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सोचने वाली बात नहीं कि किसको कर पाएगा। उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है पास। अब अनुच्छेद 32 के अंदर उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपने रिट अधिकार को नकार नहीं सकता है ना। उच्चतम न्यायालय अपने रिट अधिकार को कभी भी नकार नहीं सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि अनुच्छेद 22 के तहत ये क्या कर सकता है, जो आपका उच्च न्यायालय है नकार सकता है भाई, ये नकार सकता है। 226 है ना इसका अनुच्छेद, इनका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 32 है। जाहिर सी बात है इसमें मूल अधिकारों की है, मूल अधिकारों के उपचारों की, है ना, तो ये नहीं नकार सकता है, लेकिन ये नकार सकता है। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया हो
पढ़ लेते हैं। अब इसमें रिट जारी करा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समझते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है बता देते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में आपको कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये कहाँ का शब्द है, तो आप ऑब्वियसली बता पाओगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना, राइट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को उसके शरीर को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना, है ना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर किसी व्यक्ति को, ये क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अपने हिरासत में ले रखा है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी पे जिस पे आपका केस चलाना, जिसको आपको सजा दिलानी हो, जिसको भी आपने हिरासत में ले रखा है, उसको प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करना इस कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। अच्छा, ये किन किन कंडीशंस में ऐसी भी है जब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं करना होगा, नहीं कर सकते हो, वो कुछ कंडीशंस है, इसको ज्यादा जरूरी है ये पढ़ लेते हैं कि कब कब। हिरासत कानून अगर सम्मत है, कार्यवाही किसी विधान या न्यायालय की अवमानना की, अगर कार्यवाही ऐसी हुई है जब किसी व्यक्ति ने किसी विधान मंडल की या न्यायालय की अवमानना की है, उस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उस समय क्या होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं कराया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो भाई, अगर उसको बंदे को जब कैद किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जो हिरासत में ले जा रहा है, परंतु वो न्यायालय के क्षेत्र के बाहर है, तो क्या होगा, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, नहीं होगा। अगर ऑप्शन दे देता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, और ऑप्शन दे देता है आपको कि ये, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। जैसे कि अगर उसने न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना की हो, या उसकी न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर उसकी हिरासत हुई होगा ना, ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। परमादेश, परमादेश का अर्थ तो सीधी सी बात समझ आ रहा है, हम आदेश देते हैं, है ना, हम आदेश देते हैं। आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए। लैटिन भाषा का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, है। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ना, ताकि उनसे उनके कार्यों और उनको नकारने के संबंध में पूछा जा सके, सीधी सी बात है। न्यायालय अधिकार जो भी आदेश देती है ना, हम आदेश देते हैं, वो इसलिए बोला जाता है ताकि अगर इनको नकारा जाए तो इसके लिए कानूनी कार्यवाही हो सके, ठीक है। ये छोटी सी बात थी बिल्कुल। इसमें क्या क्या है जिसमें रिट जारी नहीं किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, परमादेश जो है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, हाँ, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है, परमादेश। और ऐसे विभाग और गैर संवैधानिक, अगर विभाग जो गैर संवैधानिक है उनके लिए भी नहीं किया जा सकता है, गैर संवैधानिक है अगर वो, तो उनके लिए भी नहीं किया जाएगा, है ना। और जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, अगर जो कर्तव्य का पालन करने की बात की गई है वो विवेकानुसार हो, ऐसा जरूरी नहीं हो, तो उस सिचुएशन में भी क्या किया जाएगा, परमादेश देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध न राष्ट्रपति को न राज्यपाल को, है ना, इनको भी नहीं दिया जा सकता, परमादेश नहीं दिया जा सकता है। अब पढ़ लेते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है भाई, रोकना, जाहिर सी बात है,
आप प्रतिषेध का मतलब तो सबको पता है क्या होता है ना? रोकना ही तो होता है प्रतिषेध का मतलब। प्रतिषेध क्या कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो जो उसके अंडर न्यायालय आते हैं, जो बाकी न्यायालय आते हैं, उनमें जो निर्णय लेने हैं, जो कार्य करने हैं, उनको करने पे रोक लगाई जा सकती है। ये कौन कर सकता है? ये उच्च न्यायालय कर सकता है। जो उनके अधीन न्यायालय हैं या जो भी न्यायालय है, उनको अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे प्रतिषेध कर रहे हैं ना, अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जब उनको ऐसे प्रतिषेध कब करेंगे, वो रोकेंगे कब? जब उनको चाहते हैं कि ये जो न्यायिक कार्य हैं, ये बाकी न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है, उनमें वो चाहते हैं कि ये न्यायिक कार्य जो भी हैं वो नहीं हो, तो ऐसे में वो रोक लगा देंगे, प्रतिषेध लगा देंगे, है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को समझते होंगे, प्रमाणित होना, सीधी सी बात है ना, प्रमाणित होना। उत्प्रेषण, इनके मतलब पढ़ लेना, आपको दे दे वो कि उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, रोकना, हमारे जीते या प्रमाणित होना, है ना। तो आप लिख दोगे उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होना। उत्प्रेषण ही थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी तो सब समझ ही आ रहा है सीधे सीधे आपको, है ना। परमादेश समझ आ जाएगा, प्रतिषेध भी समझ आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी समझ आ सकता है, अधिकार प्रेक्षा भी आ जाएगा। उत्प्रेषण थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वहां पे स्टक हो जाओ, बाकी अब पढ़ के रखोगे तो आप यहाँ पे भी स्टक नहीं होंगे, है। तो क्या कहता है ये? प्रमाणित होना या सूचना देना, है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। भाई ये क्या करता है? ये बाकी जो न्यायालय होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको सूचना देता है ना। प्रमाणित होना या सूचना देना, है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को, जो मामले लंबित हैं, जो रुके पड़े हैं, उन मामलों को स्थानांतरित करने के लिए कहता है कि सूचना दो, प्रमाणित करो इसको, ठीक है। अधिकार परीक्षा शाब्दिक अर्थ में इसका जाहिर सी बात है क्या होगा? वारंट के द्वारा, है। वारंट वगैरह पढ़ा है ना आपने, टीवी में दिखाया जाता, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, है ना, वारंट। अधिकार परीक्षा वारंट क्या, तो सर्च वारंट एक वो होता है ना, अधिकार होता है, वहां पे उनके किसी के घर में सर्च करने का अधिकार होता है ना, सर्च वारंट। और अरेस्ट वारंट, किसी को अरेस्ट करने का अधिकार होता है ना। तो अधिकार परीक्षा ये वारंट है जो इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक कार्यालय में कुछ ऐसे दावे कर रखे हैं तो उनके जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ये वाला वारंट जारी करता है ना। अगर कोई व्यक्ति करता है ऐसा किसी सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक मामले उसमें, तो उसमें क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर ये वाला वारंट जारी करेगा, है। अतः ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यफल के अवैध धनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के चीजों का अवैध इनवैलिड अधिग्रहण नहीं कर सकता है ना। ऐसे में अगर सार्वजनिक क्षेत्रों पर कोई व्यक्ति वो करता है तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उनको ये वाला वारंट जारी करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट फटाफट से पढ़ के खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। स्वतंत्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33। स्वतंत्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33। बल एवं मूल अधिकार
Article 33. It is talking about Article 33, right? So what is it? अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकार या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। देखिए अनुच्छेद जो आपका 33 है, स्वतंत्र बल मूल अधिकार, ये क्या करता है कि आपके जो सेना बल है, अर्धसैनिक बल है, इन पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 यही अधिकार देता है ना। अनुच्छेद संसद किसको देगा? ऑब्वियसली संसद को देगा ना ये अधिकार। और किसको देगा? संसद को अधिकार देगा। संसद को अधिकार देता है। ठीक है, संसद को अधिकार देता है। ठीक है, क्या खुफिया एजेंसियां हों, चाहे फिर वो अर्धसैनिक बल हो या सेना में लोग हों जो उन पर यहाँ उनके लिए प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, उनके मूल अधिकारों पर, भाई ऐसे क्या उनके हरकतों पे क्या और क्या मूल अधिकारों पर, तभी तो बात संविधान कार्य लिखी जा रही है। और किसी अगर मूल अधिकारों की बात नहीं होती तो इतनी बड़ी बात कोई नहीं होगी, तब तक संविधान में क्यों लिखी जाएगी? लिख लो भैया, तुम भूल जाओगे। अर्धसैनिक हो, है ना, सैनिक हो, सेना हो, खुफिया एजेंसी हो, इनके क्या मूल अधिकार पर रोक, मूल अधिकार पर क्या होगा? रोक। इतना इजी पढ़ रहे हो ना, तुरंत बेस क्लियर हो जाए। यहाँ पे हाई फाई एकदम यूपीएससी वाला लेवल नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा इजी लेवल में पढ़ रहे हो सब कुछ, है ना, टोटली इजी। खिचड़ी है, खिचड़ी। What are you getting it? It is like khichdi. It's very easy. Khichdi is very easy. To make khichdi, it's very easy, ना? It's like Maggi. तो इतना easy way, it's like Maggi way है ये आपका पढ़ने का, है ना? मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार तो आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 34 जो कहता है मार्शल लॉ, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, अगर कहीं पे देखा होगा तो मूवीज में तो डेफिनेटली देखा होगा आपने मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 तक की बात है, अनुच्छेद 35 12 से 35 मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हुआ, है ना। ये भी क्या करता है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है ना। मूल अधिकार प्रतिबंध। हैप्पी दिवाली हो गई है गाइस, 2 बज रहे रात के। हैप्पी छोटी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली मुबारक। ठीक है, रात के 2 बज रहे हो तो ऑब्वियसली दिवाली तो हो गई, छोटी वाली। ठीक है, ये संसद को इस बात की शक्ति देता है कि सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे और पुनर्निर्मित करे। संसद को किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया है तो उसको वैधता प्रदान करता है। ये अधिकार किसको है? ये संसद को है। ऐसे में ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंधित कर सकता है, मूल अधिकारों पर रोक लगा सकता है, मार्शल लॉ अनुच्छेद 34। ठीक है, आप पढ़ते हैं कुछ मूल अधिकार का प्रभाव, है ना। अनुच्छेद 35 कहेगा, इसमें जो भी कहेगा कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव में जो भी बात करेगा वो कौन करेगा? ठंड बहुत है, सॉरी ठंड लगी ना मेरे को, तभी बोला मैंने, तभी मेरे को छींक आई है। स्वेटर पहनना पड़ेगा, तबीयत खराब है ना मेरी, इसी वजह से ज्यादा लग रहा है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार पर क्या प्रभाव है? संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। देखिए कुछ अधिकारों को, कुछ मूल अधिकारों को, कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए
संसद को अधिकार, ठीक है। कौन कर रहा है? ये अनुच्छेद 35 कर रहा है। कुछ मूल अधिकारों पर प्रभाव। देखिए संसद को एक कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनके तहत कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जा सकता है। ये अधिकार किसको मिले? संसद को मिले हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत मिले? अनुच्छेद 35 के तहत मिले, राइट है ना। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ लेते हैं, चलिए पहले लिख के पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में ना बत्ती चलती रहे। संपत्ति का अभी का जो करंट की स्थिति है, जो अभी समय चल रहा है, उस समय जो संपत्ति के अधिकार हैं उनकी स्थिति जानिए। संपत्ति के अधिकार के करंट स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? इस बारे में भी पढ़ चुके हो आप, अगर याद हो आपको। क्या पढ़ा था कि अनुच्छेद 3 है ना, सॉरी भाग 3, अनुच्छेद 3 नहीं, भाग 3 में ना कुछ पढ़ा था, याद आया? भाग 3 में क्या कहा था भाई? भाग 3 में हमारे 7 मूल अधिकार थे, पढ़ा था ना। उसमें से एक संपत्ति का यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है ना भाग 3 में। उस समय था ना, पहले 7 मौलिक अधिकार थे ना भाई, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार 7 थे ना, थे, बट राइट नाउ 6 हैं। ये कितने हैं? ये हैं अभी, ठीक है। अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, उस समय 7 थे, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार को हमने हमारे संविधान में समाप्त कर दिया और हमारे पास अब बचे हैं सिर्फ 6 मौलिक अधिकार। इज इट क्लियर? ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बताओ इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है क्या? है ना। लेकिन देखिए मूल अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि बंदे को संपत्ति खरीदने, बेचने, संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार नहीं है ना। मूल अधिकार नहीं है ये हमारा, लेकिन अधिकार तो अभी भी है ना संपत्ति का। पढ़ा तो कौन सा अनुच्छेदों के तहत, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, रहना नहीं चाहिए ना कुछ भी। 19 है ना, अनुच्छेद 19(1) क्या कह रहा है? 19(1) है ना, अनुच्छेद 19(1) क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता है, ठीक है। जाहिर सी बात है। जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो गैर नागरिकों को, अपनी संपत्ति बेचने वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है भाई, ठीक है। राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण करने की 2 शर्तें हैं भाई। अगर राज्य किसी की संपत्ति अधिग्रहण करना चाहता है, राज्य को किसी की संपत्ति अधिग्रहण करनी हो, राज्य को किसी की संपत्ति अधिग्रहण करने की अधिग्रहण करने की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 2 शर्तें हैं भाई, ठीक है। दिख रहा है नीचे वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। किसी की संपत्ति अधिग्रहण करने की 2 शर्तें हैं। किसको है भाई? राज्य को है। कौन कौन सी शर्तें? इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। जाहिर सी, जैसे कि वो बताया था ना अभी कि प्लेटफॉर्म बन रहा है, लाइक हाईवे बन रहा है, रेलवे बन रहा है, मेट्रो बन रही है ना। पहला क्या हो? सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए। ये अधिकार किसको है? सार्वजनिक उद्देश्य, सरकार को, राज्य को, है ना। पहला तो सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा कि इसका खजाना भी तो देना होता है। ऐसा थोड़ी कि आप पैसा बस ले लोगे, मुआवजा देना पड़ता है। आपने सुना होगा ना, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोगों को मुआवजा दिया गया। बिकॉज आई एम लिविंग एट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सो आई नो अबाउट इट। कि
सार्वजनिक उद्देश्य, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिग्रहण करने का अधिकार है राज्य को किसी की भी संपत्ति का। अगर वो किसी सार्वजनिक कार्य के बीच में आ रहा है, सपोज कि सरकार को एक एयरपोर्ट बनाना था जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाना था, पर मेरा घर उस रास्ते में आ रहा है, उनके बीच में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, मेरे से मेरा घर लेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे और उसका मुझे हर्जाना, उसका मुझे वो मुआवजा देंगे। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए मूल अधिकारों के अपवाद और आलोचना के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने मूल अधिकार पढ़े, हमें पता चल गया है, हमें समझ आ गया है कि एक्चुअली में हमारे मूल अधिकार हैं कौन कौन से, हमारे मूल अधिकार हैं क्या। अब उन मूल अधिकारों के अपवाद या आलोचना कैसे होती है, देखिए जैसे आपको अधिकार कौन कौन से हैं आपको पता चल गए। संपत्ति का अधिकार है, जैसे कि आपको एक बात बता, जैसे कि संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार राज्य को हो गया, तो ये क्या है, ये आपके अधिकार से आपको थोड़ा सा वंचित किया गया ना, कि आपकी जमीन है, आपका घर है, पर आपसे ले लिया गया। तो एक इसी का बोला गया, संपत्ति का अगर अधिग्रहण कर रही है, भले ही सरकार कर रही है, तो वो क्या है, अपवाद हुआ ना भाई, क्योंकि उसको हक है, संपत्ति का अधिग्रहण करने का हक है इसको। वैसे तो हमारा ये हक किसी को भी नहीं है ना, हमें अधिकार है हमारा संपत्ति का, लेकिन राज्य को है, उसने भी कुछ कंडीशंस फुलफिल करी कि सार्वजनिक उद्देश्य और हर्जाना दे, इन दैट केस वो हमारी जमीन का, हमारी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है, चाहे हमारे खेत हो, कुछ भी हो। जनरली खेत वगैरह, जमीन वगैरह जो पड़ी होती है वही आती है ऐसे रास्तों में, घर तो शायद ही आते हो, किसी किसी के घर भी आ जाते हैं, जैसे बांध वाग बनना है ना। आपने पढ़ा है कि एक बांध आंदोलन जो हुए थे कि कैसे हुआ था, वो ये था ना कि उनके घरों से उनको हटना पड़ा था। तो फिर क्या है, ये क्या है, ये एक तरह से मूल अधिकार का थोड़ा सा अपवाद है कि भाई मूल अधिकार में संपत्ति का अधिग्रहण भी हो रहा है, ये अपवाद है। ठीक, और कुछ अधिनियमों और विनियमों का भी मतलब कुछ अब ये देखो, कुछ निदेशक तत्व जो हैं वो आपके कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं जो डीपीएसपी आती है, वो संविधान में लागू नहीं होती है कानूनी तौर पर। तो ये क्या है, वो भी, ये भी तो अपवाद हुआ ना एक तरह से, कि उसको कानून में वो जगह नहीं मिल रही है ना। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है ना। निगमों का संश्लेषण कर दो, खनन पट्टे को पुनर्निर्धारण, उनकी समाप्ति है ना। तो ये सारी चीजें आ गई हैं जो कि क्या, मूल अधिकारों के अपवाद में आ रही हैं कुछ। अब आलोचनाएं जैसे कि क्या है, व्यापक सीमाएं हैं भाई, इसको क्या मान लेते हैं, आलोचना में क्या है, कहेंगे इसमें कि व्यापक सीमाएं हैं, व्यापक सीमाएं हैं, बहुत ज्यादा सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, बड़ी मात्रा में लिमिटेशंस हैं, है ना। कैसे, ये असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारी बहुसंख्यक बातें हैं ऐसे, जिसकी वजह से इसमें व्यापक सीमाएं का बोला गया, मतलब इसको एक वो माना गया आलोचना। जैसे कि मूल अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं ना, मूल अधिकारों की सीमाएं हैं ना इसमें, तो इसको अपवाद माना गया। हालांकि माना नहीं जाना चाहिए, जो है इसमें लिमिटेशंस वो कुछ सोच समझकर डाली गई है, ऑब्वियस है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट these limitations are very beneficial, है ना। कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, वरना इंसान क्या करेगा, इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती है, तो कुछ लिमिटेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है भाई, कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है, इसको भी एक आलोचना बना दिया। कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है। क्या है ना, मूल अधिकारों में भी कुछ मूल अधिकारों में सीमाएं, चलो लिख देते हैं पूरा, है ना। और कोई सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं है। जानते हो आप सभी लोग कि हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है। फिर क्या, स्पष्टता का अभाव है। स्पष्टता का अभाव क्यों बोल दिया उन्होंने, स्पष्टता का अभाव है भाई, कहीं तो हमारे अधिकार में ऐसे मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे हमारे अधिकारों को दबा लिया जाता है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि स्पष्टता का अभाव है ना। स्थायित्व का अभाव है, स्थायित्व का अभाव है ना। और
और क्या क्या है, आपातकाल के दौरान स्थगन है, जाहिर सी बात है मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है ना। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है ना। मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं ना आपातकाल के दौरान। है ना क्लियर? मूल अधिकार प्रतिबंधित होते हैं या नहीं होते? महंगा उपचार है भाई, ऐसा भी बोला जाता है इसको। कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह, वकील, तो ये कैसा हो गया? महंगा उपचार हो गया, है ना। निवारक निरोध, निवारक निरोध भी है यहाँ पे कुछ कुछ जो इनको ठीक नहीं लग रहे होंगे। कौन कौन से निरोध ऐसे होंगे जो इनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, है ना। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे निवारक निरोध जो लोगों को पसंद आ रहे हो? प्रतिमान दर्शन नहीं, है ना। प्रतिमान दर्शन नहीं, प्रतिमान दर्शन नहीं, है ना। प्रतिमान दर्शन नहीं। ठीक है। मूल अधिकारों का महत्व क्या है आप सभी जानते हो। मूल अधिकारों के महत्व पढ़ रहे थोड़े से। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है, भौतिक और नैतिक से नैतिक स्वतंत्रता देता है। मूल अधिकारों के जो महत्व है वो तो बहुत ज्यादा आपको समझ आ जाएंगे। मूल अधिकारों के महत्व कौन कौन से भाई? जो इतनी सारी स्वतंत्रताएं मिल रही हैं तुम्हें, शिक्षा की, समानता की, ये सब मूल अधिकार ही तो दे रहा है भाई। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कर रहा है ना। सबसे बड़ी तो बात इसने यही कर दी ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था, है ना। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश में लोकतंत्र है, क्यों है भाई देश में लोकतंत्र? में मूल अधिकार मिले हुए हैं ना, स्वतंत्रता समानता सारे। ये हमें क्या देता है? सुरक्षा, है ना। नैतिक भौतिक सारी सुरक्षा देता है ना भाई। चहुमुखी विकास तो करता ही हमारा, पढ़ा था हमने। चहुमुखी विकास करता है ना। हमारे मौलिक अधिकार हमारे चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है ना। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षण है, जाहिर सी बात है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन देता भाई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हमारे मूल अधिकारी तो दे रहे हैं। प्रेयसी का भी स्वतंत्रता है, हमें नींद की स्वतंत्रता है, हमें हथकड़ी न लगाई जाए इसकी स्वतंत्रता है, हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने की स्वतंत्रता है ना। जाहिर सी बात है पूरे देश में क्या करते हैं? विधि स्थापित करती हैं, कानून स्थापित करती हैं। विधि मतलब क्या है? कानूनी तो है, कानून स्थापित करती हैं, है ना। देश में विधि स्थापित करेंगी, देश में कानून स्थापित करेंगी ना, कानून व्यवस्था लगेगी। कहां से लगेगी? और क्या करती हैं? अल्पसंख्यकों की, कमजोर वर्गों की रक्षा करती हैं भाई, है ना। अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्ग की रक्षा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो होगी नहीं, आई थिंक सबको पता है इसका क्या मतलब है, क्योंकि पढ़ चुके हो आप अच्छे से, है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप इन चीजों को पढ़ चुके हो, तो बस फटाफट नोट डाउन कर रहे हो, है ना। धर्मनिरपेक्ष बनाती है भारत देश को। हमारे मौलिक अधिकार जो है हमें धर्मनिरपेक्ष भी तो बना रहे हैं भाई, कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म को फॉलो करो, किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपनाओ, उनका प्रचार प्रसार करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं, है ना। सरकार का शासन, सरकार की शासन, सरकार का शासन बनाती है ना, कि भाई यहाँ पे सरकार का शासन चलेगा, ऐसा नहीं
कोई राजा कोई महाराजा कोई भी उठ के आ जाए। सरकार का शासन है जो कि जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं ना, सरकार का शासन तो चल रहा है पर इन पर नियंत्रण कौन करता है कि पूर्णता पर नियंत्रण भी तो है भाई, क्योंकि जनता की सरकार जनता के लोग जनता के लिए द्वारा ना पूर्णता पर नियंत्रण कौन, ये मूल अधिकार है ना, वरना क्या होगा सरकार का कतई शासन अगर हो जाए हमारे मूल अधिकार ना हो तो सरकार जो मन करे जैसा मन करे वैसा तो करेगी, जरूरी थोड़ी है सरकार अच्छी हो, करप्ट भी तो हो सकती है। अगर राइट टू एजुकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि सरकार एक्चुअली हमारी कर क्या रही है ना। तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में स्वतंत्रता समानता जो बाकी भी अधिकार है, यही तो हमें जानने का हम जान पाते हैं ना कि सरकार एक्चुअली में कर क्या रही है। वरना अगर हमारे मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही, मौलिक अधिकारों को हटा दो आप, उसके बाद क्या हुआ, कुछ बचोगे आप, जैसा सरकार चाहे ये करो ये करो वो करो करोगे, क्योंकि हमारे क्या अधिकार है, हम किसके तहत चले जाएंगे, न्याय में किससे लड़ेंगे, कौन हमारे लिए लड़ेगा, किसके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे। अगर हमारे मौलिक अधिकार ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि शोषण हो रहा है हमारा, इसके अगेंस्ट हम ये चीज कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण है ना, वैसे सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत सम्मान है ना, व्यक्तिगत सम्मान भी तो देता है भाई, सामाजिक समानता भी देता है भाई, किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं किया जा सकता ना, है ना। व्यक्तिगत 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 भी तो है, व्यक्तिगत समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब हमें नींद का अधिकार है तो हमें और क्या चाहिए। हम राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भाग ले सकते हैं। मौलिक अधिकार है वही तो कहता है ना, सार्वभौमिक मताधिकार के तहत आप उनका चुनाव भी कर सकते हो और आप खुद भी खड़े हो सकते हो चुनाव में, अगर आप अपनी वो एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हो तो आप राजनीति का भी भाग बन सकते हो, आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है, प्रशासनिक में भी जा सकते हो, राजनीति में भी जा सकते हो। इसका अधिकार हमें कौन देता है, इसका अधिकार हमें मौलिक अधिकार के तहत मिलता है, ठीक है। भाग 3 के बाहर जो अधिकार है, देखिए जो भाग 3 के है, भाग 3 के बाहर मौलिक अधिकार है ना कुछ, भाग 3 के बाहर बाहर अधिकार, इनको क्या बोला जाता है, गैर मौलिक अधिकार। ठीक है, गैर मौलिक अधिकार जो भाग 3 के बाहर के अधिकार है वो सारे क्या बोले जाएंगे, वो मौलिक अधिकार से नहीं माने जाएंगे ना, तो गैर मौलिक अधिकार हो गए ना। कौन कौन से, विधि के प्रतिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाना, गैर मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। कौन है ये, विधि के प्रतिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाना, ठीक है। कुछ ऐसे मैंने पढ़ाया था पहले कि कुछ ऐसी जगह ऐसे वो हैं जिसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना, ये अधिकार है पर ये मूल अधिकार नहीं है हमारा, ठीक है। तो किस में आएगा, वो आएगा गैर मौलिक अधिकार में, है ना, वो मौलिक अधिकार तो नहीं है ना हमारा। फिर संपत्ति से वंचित ना किया जाना, देखिए संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार तो नहीं है ना, हमने पढ़ा है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है नहीं है, पर फिर भी संपत्ति अर्जन का अधिकार आपको है ना, उससे संपत्ति से वंचित ना किया जाना आपका अधिकार है ना, पर वो कैसा अधिकार हो गया, वो गैर मौलिक अधिकार हो गया, वो भाग 3 में नहीं आता, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में नहीं आता है ना। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम
अवगत होगा। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में वाणिज्य में जो व्यापार है वो उसका समागम होगा। ठीक है, इसका बंदा अपना व्यापार कर सकता है, अपने राज्य क्षेत्र में कर सकता है, देश में कर सकता है, विदेश में कर सकता है, पर ये कैसा अधिकार है? ये हमारे क्या मौलिक अधिकार है? भारतीय अनुच्छेद 12 से 15 में ऐसा कोई अधिकार के बारे में बात की गई है नहीं, पर फिर भी अधिकार तो है ना आपको, व्यापार तो आप करते ही हो ना। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिन पर आप टैक्स नहीं देते हो, उनसे बचते हो ना। कई ऐसे काम, ऐसे कई अर्निंग होती है जिन पे आप टैक्स नहीं देते हो, है ना। कुछ ऐसे सोर्स में आप बच्चे इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो क्या इनके बारे में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है? ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? नहीं आते ना। तो ये कैसे अधिकार हो गए? गैर मौलिक अधिकार हो गए ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ गैर मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 के अंतर्गत नहीं आएंगे, पर वो अधिकार हमें मिले हुए। तो गैर मौलिक अधिकार, क्योंकि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 में जिन अधिकारों की बात की गई वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, राइट, जो पहले 7 थे लेकिन अभी 6 हैं। तो आई थिंक ये आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। हैप्पी छोटी दिवाली के साथ आपका ये मूल अधिकार वाला चैप्टर खत्म करते हैं हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है 8वां चैप्टर है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 9वां होगा मूल कर्तव्य। बहुत पढ़ लिया अधिकार, अब पढ़ेंगे कर्तव्य। पहले कल पढ़ेंगे डीपीएसपी छोटी दिवाली पे। चलिए, हैप्पी दिवाली टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश करें आप किसी भी जानवर, किसी भी इंसान को किसी भी तरह से दर्द ना दें, कोई भी तकलीफ ना दें, इस चीज से बचें, क्योंकि आपकी वजह से कोई भी इंसान या किसी भी जानवर को आपकी वजह से कोई दुख हो रहा है। थैंक यू।